जय हिंद सभी को मेरी आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? बताएं। जी सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आज लगभग सभी लोग हैं। सविता सिंह जी है, सोनाली है, नेहा है, इवनिंग सर। श्वेता जी है और सभी लोग हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत है, क्योंकि YouTube के साथ साथ हम लोग जूम क्लासेस भी करते हैं। जूम क्लासेस में हम लोग अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक वर्चुअल क्लास होती है, उसकी उसी के आधार पे हम लोग अपनी बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम लोग असिस्टेंट पीजीटी के साथ साथ हम लोग जो है एमएड या फिर पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनसे कुल मिला के कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो पार्ट होता है, एजुकेशन का होल पार्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ एमएड में जो सिलेबस होता है, चाहे एमएड का आप उठा लीजिए, चाहे एमए इन एजुकेशन का आप सिलेबस उठाइए, दोनों का सिलेबस पूरा का हूबहू यहीं पर मिलता है। ठीक है, अब जो बच्चे एमएड करते हैं या एमए इन एजुकेशन से करते हैं, उनके लिए ही ये रास्ते आगे के लिए खुलते हैं, जिसमें आप सीटेट देखोगे, यूपी टेट, जितने भी टेट्स देखेंगे उसमें साइकोलॉजी का पार्ट इसमें आता है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, जिसको हम चाइल्ड पेडागोजी बोलते हैं, सीडीपी बोलते हैं। वो सब चीजें भी यहाँ पर यूज होंगी, यहाँ पर सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट है, सेक्शन बी का आज लास्ट है। ठीक, लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक, एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। अब इसकी कहानी हम लोगों ने डिस्कस करी थी काफी विस्तृत रूप से, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने आपसे बातें करी थी। तो चलिए, आप में से कोई एक लोग बताओ। रुको, अच्छा मैं नाम बोलता हूँ, 2 सेकंड। मनोज, इस टाइम बड़ी दिक्कत हो रही है, एकदम सबसे बोर्ड पहले कभी इसका कभी चला जा रहा है, कभी इंट्रोडक्शन और। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका इंट्रोडक्शन देना हो, तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रिया जी ही इंट्रोडक्शन इसका देंगी। बताएं। किस चीज के बारे में सर? सुनाई दे रहा है, बोर्ड और दिख नहीं रहा है। अच्छा, सुनाई दिया है? बताइए। तो कुल मिला के अस्तित्ववाद क्या है, इसके कंसेप्ट को, सबसे पहले इसकी बेसिक चीजों को कैसे हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ये बताएं सभी को। अच्छा, अस्तित्ववाद के बारे में मतलब इंट्रोड्यूस करना है को। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है, हेलो। बोलिए। अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सर। आप कंटिन्यू करिए, हम अस्तित्ववादी लोग को आवाज दर्शन सुनाई में दे रही है मतलब एक। और सभी को सुनाई दे रही है आवाज। बोलिए जी सभी जी, लोग। अस्तित्व। जी सर, सुनाई ठीक दे है। रहा है, बोलिए अस्तित्व मैम। बिल्कुल नवीन हाँ, आप बोलिए। विचारधारा हाँ, है ये। दर्शन ये एक नया दर्शन है, जो 19वीं शताब्दी में मतलब इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसके संस्थापक माने गए डेनिश दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसको लेनिन ने लाया था। फ्रांस में क्रांति हुई थी बोल्शेविक नामक स्थान पर, ये जिससे मार्क्सवाद की कहानी पूरी आप बता रहे हैं, ठीक है? ये मार्क्सवाद की पूरी कहानी आप बता रहे हैं। हाँ, हाँ जी जी। सॉरी। ठीक है। अस्तित्ववाद सोरेन किरकेगार्ड द्वारा दी गई थी। अस्तित्ववाद का अर्थ है कि व्यक्ति मतलब केवल जीने मात्र के लिए नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है, प्रगतिशील और उत्तरदायी है, और ये चेतनता से युक्त होकर अपने जीवन को जीता है और अपने स्व की सिद्धि के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, यही बिल्कुल है। सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को इसमें नेहा बताएंगी कि इसमें जी जो है 2 भागों में इनका डिवाइडेशन हुआ। अब जब कभी हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ते हैं या अस्तित्ववाद पढ़ते हैं, अस्तित्ववाद को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करके ही हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दो दो पार्ट्स इनके हम बताना जरा। सर सर ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। हाँ, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, जिसमें सबसे फेमस नाम बताइए। जैसे एक लाइन सर होती है ना कि मैं सोचता हूं ये इसलिए मैं हूं, ये किसने कहा था? सर देकार्ते ने। देकार्ते ने कहा था। हाँ सर, और ये एक क्वेश्चन थोड़ा आता है जोनसन का। सैलवी के लिए कि मैंने ईश्वर को मार डाला, यह कोटेशन किसकी है? सर हम बताएं। नहीं नहीं, सैलवी बताएंगी।
शैली और नाम। ओके सर। हेलो अच्छा हाँ बोलिए। सर, कार्ल मार्क्स का है ये तो। किसने कहा था मैंने ईश्वर कार्ल को मार्क्स। मार डाला? नो सर। हाँ पता नहीं, नहीं, नहीं कोई नहीं बोलेगा, हमें बोलने दीजिए। अब इसके बाद श्वेता बताएंगी कि श्वेता ये हमें बताएंगी कि मैंने ईश्वर को मार डाला, ये कोटेशन किसने बोली है, बहुत फेमस है। सर डे ने। गलत है। ठीक है, अब श्वेता को बोलने दीजिए। श्वेता मेरी आवाज आ रही? हाँ श्वेता बोलिए। सोनाली आप बताओ। सर निश्चय ने जो निश्चय ने बोलते हैं कहा वो था। उन्होंने अब बताया था देखिए कि ये गॉड इज कहानी, डेड। ठीक है, अब ये कहानी हमको याद कैसे करनी है, ये चीजें जान लो। सबसे पहले ये जब कभी हम लोग अस्तित्ववाद की बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से जर्मन में हुई, जर्मनी देश में हुई। जर्मनी देश में क्या हुआ था कि जर्मन जो है एक गुलाम देश बना हुआ था जिस समय आपका नीचे थे। ठीक है, तो ये एक स्कूल, ये कॉलेज के प्रोफेसर थे। जब ये प्रोफेसर थे वहां पर देख रहे थे जितने भी नौजवान यूथ लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, हीगल की ही बातों को मानते थे। हीगल के एब्सोल्यूट और उनके आदर्शवादी चीजों को सबको मानते थे। अब वहां पर नीचे कहते थे कि भाई आपके यहाँ जो है इतना आक्रमण हो रहा है, आप पर इतना लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप इसके लिए खड़े हो, लड़ाई करो। तो नौजवानों से ये कहा निश्चय ने, तो वो लोग कहते हैं कि अरे हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, गॉड ने हमें ऐसा बनाया कि हम लोग गुलामी भरी जिंदगी को जिए। तो वहां पर निश्चय बड़े आहत होते हैं। निश्चय कहते हैं अगर ये सब लोग ऐसे ही रहे तो एक दिन जर्मनी देश पूरा का पूरा गुलाम बन जाएगा। तो उन बच्चों में उत्साह भरने के लिए एक दिन निश्चय ने क्या किया कि एक पुतला बनाया। ठीक है, पराल का, पराल समझते हैं गांव वाले जो होंगे, पराली जो होती है ना, उसका पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद एक चौराहे पर गए और उसको 2 लाठी मारी, और 2 लाठी मारने के बाद सब और लोग भी आ गए। तो और बच्चे कहने अरे सर को आज क्या हो गया, सर ये ऐसी ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे सामने ये जो है ये तुम्हारा भगवान है, मैंने उसको जो है जला दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे ईश्वर को मार डाला, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। तब वहां पर सबकी आंखें खुलकर आती हैं, कहते गुरुजी आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन अब कहें कि जब आपके ईश्वर मर गए तो आपको बचाएगा कौन। तब वहां से नौजवान लोग जो है एक तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि मैं बचाऊंगा जर्मनी को। तो वहां से ये क्रांति शुरू होती है। तो जर्मनी के लोग इतने शक्तिशाली हो गए, मतलब उनके अंदर इतना ऊर्जा भर गया कि नीचे इसीलिए फेमस हुए। तो नीचे ने कोई सचमुच में ईश्वर को नहीं मारा, बल्कि लोगों के अंदर जो भावनाएं थी, जो हीगल ने उनके अंदर भर रखी थी कूट कूट के, उसका विरोध किया। ठीक है, इसीलिए नीचे को अनीश्वरवादी कहा गया है। नीचे के साथ साथ अनीश्वरवादी में और कौन आते हैं, अल्बर्ट कामू आते हैं। ठीक है, और कौन आता है बताओ। सर जयापाल सार्त्र। हाँ, जिसको जयपाल सार्थ भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम लोग को जीन पाल सार्थ भी पढ़ने को मिलता है, मार्टिन मार्टिन हेडेगर। हिडेगर पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सर 4 नाम है आपके सामने। पहला है सर आप, हाँ नाम लिख लीजिए। पहला है आपका नीत्शे, दूसरा सर जयपाल सार्थ है। वीडियो स्टक हो रहा है बहुत ज्यादा, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। मेरे को सर सही आ रहा है वीडियो मेरी तरफ बहुत से। स्टक हो रहा है। बोलना रहता है ना, जब जिसको बोलना रहता है तो ऑन करना पड़ेगा। सभी को यही प्रॉब्लम हो रही है? नो सर, नो सर, ठीक, क्लियर है। चलिए ओके। तो यहाँ पर जो आपके अनीश्वरवादी की जब हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से 4 अनीश्वरवादी हैं, जी इन्हीं चारों के नाम आपको याद रखने। सबसे पहला नीत्शे है, फिर दूसरा जयपाल सार्थ या जीन पाल सार्थ है। ठीक है, जीन पाल सार्थ की अगर कहानी अगर आप सुनोगे तो आप मतलब दंग रह जाओगे। जीन पाल सार्थ जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे, पेपर छापने वाले एक थे, जर्नलिस्ट थे। तो उनकी कहानी क्या है, वो जो जयपाल सार्थ का नाम या जीन पाल सार्थ का नाम आपको फ्रांस में पढ़ने को मिलेगा। उनकी कहानी ऐसी थी कि जर्मनी के लोग जब बहुत ज्यादा उत्साही हुए तो फ्रांस में घुसने के लिए मैग्नेट पावर होती है, मैग्नेट रेखा होती है, उसको कोई भी पूरे विश्व में कोई भी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन अचानक से जर्मनी के लोगों ने
फ्रांस का जो मैग्नेट लाइन थी उसको तोड़ दिया। जब उसको तोड़ दिया तब वहां पे जीन पॉल सार्त्र थे। वहां पर जैसे ही जर्मनी के लोग जो है फ्रांस में घुसने के लिए, जैसे हम लोग के यहाँ गंगा नदी है ना, वैसे वहां पर भी एक रावी या ऐसे कोई नाम नदी थी, तो उस नदी को फांद कर, उस नदी को डाक कर जर्मनी के लोग फ्रांस में आक्रमण करने के लिए, तो वहां पर एक धोबन बैठी थी। उस धोबन उठी, धोबन ने कहा कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग हमारे फ्रांस के तो सैनिक हो नहीं। उसने कहा कि हम लोग सैनिक जो है जर्मनी के हैं। तो वो महिला बोली कि आप लोग जो है हमारे देश को जो है गुलाम नहीं बना सकते हो। वहां की धोबन उठी और उस धोबन ने क्या किया, तुरंत ईंटे पत्थर उठाए, उसको जर्मनी के सैनिकों को मारने लगे और जर्मनी के एक सैनिक ने उसको गोली मार दी और वो वहीं पर मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने क्या काम किया, उसने काम किया कि आप जो है फ्रांस को गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस गली में भी जाओगे सब लोग अपने आप को जानते हैं कि यहाँ पर कोई किसी पर आश्रित नहीं, सब अपने आप की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। जब ऐसी आत्मविश्वास भर दिया फ्रांस के अंदर, फ्रांस के लोगों में, तो जयपाल सार्त्र ने क्या किया, जयपाल सार्त्र ने सुबह जो है, ये शाम का समय, शाम कंडीशन थी, और जयपाल सार्त्र ने पूरे पेपर में छाप के पूरे फ्रांस में फैला दिया कि एक धोबन ने जर्मनी के सैनिकों ने पार करके आ रहे थे, सीमा पार करके, तो उन पर आक्रमण कर दिया ईंट पत्थरों से। तो फ्रांस के सब लोग उत्साही हो गए और सब लोग, फ्रांस के सब लोगों ने लड़ा। पूरे विश्व में फ्रांस ऐसा देश है जो आज तक गुलाम नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात आती है, उसके अंदर अस्तित्ववाद वाली बात आती है कि मानव वहां पर स्वतंत्र है। इसलिए यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है फ्रांस में भी हम लोग को देखने को मिला। तो वहां पर ये कहानी हुई। तो फ्रांस में भी जर्मनी वाले ने लड़ाई तो करी, युद्ध करी, लेकिन उसको गुलाम नहीं बना पाए। तो ये जयपाल सार्त्र की कहानी जो सबको मोटिवेट। अब जब बात आई वहां के फ्रांस के पूरे जो मंत्री थे, उन लोगों ने कहा कि भाई ये धोबन थी कौन, उस धोबन के बारे में पता करो। जब पता करा तो वो धोबन धोबी वाले मोहल्ले में गए, वहां पता करा तो वहां ऐसी कोई धोबन थी ही नहीं। फिर ये पूछा गया कि ये अखबार में छापा किसने, तो वो पता चला कि जयपाल सार्त्र ने छापा है। तो उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई ये बताओ ये धोबन थी कौन। तो वो कहते हैं ये कोई धोबन वोबन नहीं थी, मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लोग डरे ना, फ्रांस के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाए, जन्म ले ले, और वो जो दुश्मन आ रहे हैं उनसे लड़ाई कर सके। तो ऐसे थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दे, वहां की गवर्नमेंट ने इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम नोबेल पुरस्कार नहीं लेंगे। तो ऐसी कहानी थी जयपाल सार्त्र की। क्लियर पॉइंट यहाँ पर इतने बताओ। हेलो सर ये आप जीन ने एक बार बोल रहे थे और जया एक बार, तो ये देखिए, दोनों इन्हीं के जीनपाल नाम? सार्त्र हो चाहे जयपाल सार्त्र हो, दोनों का नाम एक ही मिलता है हम लोगों को ना। जी सर। सर आपने जो लास्ट पॉइंट उसमें बताया था की पॉइंट्स में कि सांसारिक कामना व्यर्थ है, सर उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। किसमें सांसारिक कामना व्यर्थ है जो बताया था? जी सर वो उसमें ये है ना सर, जयपाल सार्त्र जो है, मैंने जो पढ़ा इसमें कि, हेलो हाँ बोलते आइए आप। आवाज आ रही मेरी? हाँ जयपाल सार्त्र जो है ये भी अस्तित्ववादी है और कार्ल यास्पर भी ये अस्तित्ववादी है, लेकिन जयपाल सार्त्र जो है वो इनका एक ग्रंथ आया था अस्तित्ववाद करके 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। तो उस टाइम इन्होंने सौंदर्य मूलक अस्तित्ववाद विचार को व्यक्त किया था। मतलब इन्होंने कहा था कि ये निराशावादी दृष्टि से देखते थे अस्तित्व की सिद्धि को और मानते थे कि व्यक्ति और समाज दोनों असहाय स्थिति में और इसके लिए कोई आशा नहीं है। तो ये जो सांसारिक कामना व्यर्थ है, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ था इस लाइन का। और जो कार्ल यास्पर थे, जर्मनी के अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, इन्होंने हर चीज में एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया और संभावना को माना कि कहीं भी सुधार की एक संभावना हो सकती है। तो अगर ये भी एक बन सकता है कि जयपाल सार्त्र अस्तित्ववादी थे लेकिन निराशावादी, कार्ल यास्पर अस्तित्ववादी थे लेकिन आशावादी। हाँ, आशावादी निराशावादी की बात अगर करेंगे हम लोग तो एक अलग वे में जाएंगे, लेकिन ईश्वर और अनिश्वरवादी की बातें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है बहुत सी जगह। तो ये पॉइंट सब क्लियर हुए सबको? बताओ इतने पॉइंट जितने हमने बताए यहाँ पर अभी तक। सर 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 वो प्रिया जी ने क्या बताया सांसारिक कामना व्यर्थ है, आप जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बताओ प्रिया, फिर से बताओ एक बार इनको।
जयपाल सारजी ने कहा कि अस्तित्व के संबंध मतलब मनुष्य के अस्तित्व के संबंध में उन्होंने निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया कि बहुत मतलब समाज में कोई भी अस्तित्व सिद्धि बहुत ही दुर्लभ है, तो इसलिए इन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को असहाय माना था और इसीलिए अस्तित्ववाद दर्शन को निराशावादी दर्शन भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज दोनों ही इतने असहाय स्थिति में है कि इसके लिए कोई आशा नहीं की जा सकती। और इसी इसी जो लाइन थी इसके अंत में कंक्लूजन इन्होंने दिया था कि सांसारिक कामना इसलिए व्यर्थ है। अब देखिए, अब हम समझाते हैं इसमें इसमें थैंक यू। जैसे जो कहना चाह रही हैं, इन्होंने कहा कि अस्तित्ववाद में, अब हम आते हैं, चलिए आपकी बातों को ही लेकर हम लोग चलते हैं मेटाफिजिक्स में। ठीक ठीक है, मेटाफिजिक्स की जब हम बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में सबसे पहले इसकी तत्वमीमांसा की बात करेंगे। जब कभी तत्वमीमांसा की बात करते हैं तो ईश्वर और अनीश्वर की बात आती है ना, गॉड की बात आती है। तो ये हम लोग मेटाफिजिक्स में ही जब इतनी बातें करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने अभी ईश्वर और अनीश्वर की बातें बता दी। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने क्या बताया था, इसमें बताया था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या था कि ईश्वर मृत है या मैंने ईश्वर को मार डाला। तो ये कहानी पूरी मैंने बताई ना कि कंसेप्ट ऑफ गॉड, फ्रेडरिक नीत्शे स्टेटमेंट गॉड इज डेड। ठीक है, ये बताया था इन्होंने। तो ये यहाँ पर मिलता है। तो कुल मिला के नास्तिक परंपरा के आ जाते हैं। अगर हम लोगों ने हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स जो पढ़ा था उसमें से ये चीजें आती ना, बताओ उसमें चीजें आती कि नहीं आती? जी सर। जी 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 सर। ठीक, वहां से चीजें जब आती है, लेकिन फिर इसके साथ साथ सबसे पहले नीत्शे का नाम मिल गया, फिर हम लोग सोरेन किरकेगार्ड। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन लोग को रहता है इनके फादर कौन है। तो इनके फादर सोरेन किरकेगार्ड है, लेकिन नीत्शे की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक, नीत्शे की भूमिका बहुत बड़ी क्यों? क्योंकि इन्होंने एक आत्मविश्वास जगाते हैं, एक जोश जगाते हैं। अगर इसकी और भी कहानी अगर हम पढ़ेंगे या और भी चीजों के बारे में हम जानेंगे तो इसको हम एक क्लास, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं बता सकते, क्योंकि नीत्शे की जो फिलॉसफी है काफी लंबी है। इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति वो कह रहा कि आज के वर्तमान समय में हम और आप सभी जो है टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या तकनीकी के आधार पर ही उन पर ही आश्रित हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन नीत्शे कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जो है स्वतंत्र है, मनुष्य किसी पर निर्भर नहीं हो सकता है। मनुष्य ने ही तो बनाया है ये सब चीजें, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका कैलकुलेटर हो, सब की सब चीजें मनुष्य लाखों वर्षों तक जो है मनुष्य बिना इन तकनीकों के जीवन जिया है। तो क्या हम लोग आगे नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते, लेकिन बस ये हम लोगों ने अपने काम को थोड़ा सरल बनाने के लिए किया है। हम लोगों को पूरा का पूरा इस पर आश्रित नहीं होना है। अब जैसे हमको भाग गुणा जोड़ घटाना करना है तो हम लोग फटाफट जो है कैलकुलेटर लेते हैं ना। लेकिन पुराने समय में जो दुकानों बनिया लोग जो बैठते थे या जो दुकानदार थे, उनको आप हजारों का पर्चा दे दीजिए, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपको पूरा जोड़कर दे देते थे। वहां पर तो कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, लेकिन उनकी हैबिट थी। मतलब ये कुल मिला के कहने का, नीत्शे का मतलब, ये कहने का मतलब था कि हम लोग जो है स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक, इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करी है। ठीक है, किसकी बात करी? कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वयं की अवधारणा। स्वयं की अवधारणा। ठीक है, स्वयं की अवधारणा की बात करें। इसमें क्या बोला इन्होंने? बोला है कि मनुष्य जो होता है वो और कुछ नहीं, बल्कि वह जो है वह अपने लिए ही सब कुछ बनाता है। कह रहा है कि मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। मतलब मनुष्य जो है कुछ नहीं है, बल्कि वह जो भी चीजें बनाता है स्वयं के लिए ही बनाता है। फिर कहता है सच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब अस्तित्ववाद का यह पहला सिद्धांत है। ठीक, फिर इसमें नाम आता है जयपाल सार्त्र या जीन पाल सार्त्र का नाम आता है। इसमें बोलते हैं जीन पाल सार्त्र अस्तित्ववादी के लिए मनुष्य की प्रकृति का प्रश्न ही व्यर्थ बताते हैं।
इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य की जो प्रकृति है इस पर अगर हम डिस्कस करें, ये डिस्कस करना बेकार है। मतलब जयपाल सार्त्रे, द वेरी क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ मैन इज ए मीनिंगलेस वन फॉर द एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं कि अस्तित्ववाद में मनुष्य की प्रकृति पर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रिया जी कह रही है ना। एक कोटेशन था ना, स्वयं को जान, स्वयं को जानो, नो हिमसेल्फ। हाँ, स्वयंभू बनो, ये किसी का लाइन भी है। स्वयं को जानो या स्वयंभू बनो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये किसी का कोटेशन है सर, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए करें। हाँ स्वयं को जानो। हेलो, ये किसी हाँ बोलिए। कोटेशन। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्या कुछ करा दिया क्या आपने इसमें? हाँ हाँ काफी कुछ करा दिया, काफी कुछ कहानियां बता दी मैंने। अच्छा कोई नहीं, ये रिकॉर्डेड होगी ना सर? सब रिकॉर्डेड मिलती है ना, सब कुछ रिकॉर्डेड मिलता है। नहीं, बाद में देख लूंगी। तो चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ आप जुड़े रहो बस, ऐसा नहीं कि आपका थोड़ा सा अगर छूट गया तो आप पूरी क्लास को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। नहीं सर, छोड़ नहीं रही थी मैं, वो थोड़ा काम कर रही थी किचन में। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो कुल मिला के अगर मेटाफिजिक्स की बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में हमें कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की मिलेगी। फिर जयपाल सार्क ने क्या बोला कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर मतलब कि मैन इज ए मीनिंगलेस, उसके नेचर के बारे में मतलब मनुष्य की प्रकृति के बारे में जानना व्यर्थ है, ये किसने कहा है? तो ये जयपाल सार्क ने कहा है। अब ऊपर जितनी भी चीजें मिली सर, हाँ बोले। उनका सर लाइन है ना कि मनुष्य की प्रकृति अज्ञात है और अज्ञात ही रहेगी। अब ये कोटेशन है किसी का, मुझे ये तो नहीं ध्यान है किसका है कोटेशन है। जी जी, ये कोटेशन इनका है। हाँ ये कोटेशन है, अब किसका है ये मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग ज्ञान मीमांसा इसके उसमें आएंगे। एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, चाहे तो जो भी चीज आप लिख लीजिए ये पॉइंट कि सबसे पहले इन्होंने एक आता है अस्तित्व, ठीक है, और एक आता है सार। ठीक, अब जो है तो अस्तित्ववादी किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? अब आप बताओ किसको ज्यादा मानेंगे महत्वपूर्ण? सार को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं या अस्तित्व को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानते हैं या कंक्लूजन को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे? बताओ। अस्तित्व को ही तो मानेंगे ना, क्योंकि वो अस्तित्व सर जो सार होगा वही उसका अस्तित्व बनेगा। भाई ये क्वेश्चन आता जरूर सर है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहे हैं हम। सर आपने उसमें बताया था कि संवाद में जब संश्लेषण का होता है तो अस्तित्व आता है, तो उसका जो सार निकलता है वही अस्तित्व कहलाता है। हाँ अब इसकी कहानी सुन लो। जैसे अब याद कैसे करना है, याद भी सुन लो। जैसे मान लो किसी को कोई काम करना है, अब काम करने से पहले ही उसका निष्कर्ष निकाल ले कि हमें अगर हम मान लो यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ते हैं या कहीं जाना होता है, तो जाने से पहले से ही थॉट क्रिएट कर लेते ना कि 4 बजे पहुंचेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, फिर इसके बाद वहां जाएंगे, फिर वो काम करेंगे। तो वो पहले से ही सब चीजें सोच लेता है कि हमारा काम हो ही जाना है। अब जब सार आपने पहले से ही सोच लिया तो ये 100% श्योरिटी है क्या कि आपका ये काम हो ही जाएगा? हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है वहां जाओ वो व्यक्ति मिले ही ना हमें, दोनों चीजें हो जाएंगी ना। तो ये अस्तित्ववाद तो ऐसी बातें नहीं करता है। अस्तित्ववाद कहता है कि सबसे पहले अस्तित्व मतलब जो प्रेजेंट में है उसके बारे में सोचो, क्या कि हम इस समय जिस समय जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या वो वास्तविकता में है कि नहीं है। उसके जब मान लो जाने की ही बात मैंने करी, तो अब उसने पहले से ही तैयार है कि वह सार मिले कि नहीं मिले हमें नहीं मतलब, हमें अपने अस्तित्व में स्वतंत्र रूप में काम करना है। जब काम कर लेंगे ऑटोमेटिक सार को अपने माइंड में पहले से ही मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट को हम अपने माइंड में पहले से नहीं मेकअप करेंगे, बल्कि हम तैयार रहेंगे। जैसे
असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम लोगों ने करी, या कुछ लोगों ने करी, या नेट की तैयारी कुछ लोगों ने करी, प्रेजेंट में होकर तैयारी करी ना। अब कुछ लोगों का निकला, कुछ लोगों का नहीं निकला, तो यही तो सार है। तो इसलिए पहले इसको नहीं, पहले इसको मानेंगे हम लोग। क्लियर? क्वेश्चन यही आया है जहाँ पे आपने सार लगाया है ना सर, हाँ जहाँ पे आपने सार लिखा है वहां पे जब क्वेश्चन आया है पेपर में तो वहां पे तत्व दिया है कि पहले अस्तित्व आता है या तत्व आता है। तत्व इंसान उसकी मटेरियल से नहीं है, उसकी क्वालिटी से है। तो यहाँ पे आपने सार शब्द का यूज किया है और उस क्वेश्चन में तत्व शब्द यूज किया था कि अस्तित्ववादी के अनुसार क्या आता है। पहले 4 ऑप्शन दे दिया था, इसमें से यही आंसर होगा कि पहले अस्तित्व आता है फिर उसके बाद में तत्व आता है। तत्व हाँ इंसान बिल्कुल, यहाँ तब तो पे आता है, सार आता है। क्वालिटी उसकी उस व्यक्ति की क्वालिटी से मापा गया है, यहाँ पे बोला गया है। ये क्वेश्चन आया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन आया तो होगा। सर इसको, तो सर इसमें अस्तित्व को हम पहले मानेंगे। जी हाँ, हाँ, अस्तित्व से ही हमेशा जो सार है अस्तित्व को पहले नंबर पे मानेंगे और सार को दूसरे नंबर पे हम लोग मानेंगे। क्लियर है? पॉइंट जी बताओ। सर। जी सर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। जस्ट सर अस्तित्ववादियों के अनुसार ना ये। हाँ, अस्तित्ववादियों के अलावा और कोई बात करता ही नहीं इसके ऊपर। ठीक है, यही लोग बताते हैं पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद जब ये इतनी चीजें मेटाफिजिक्स हम लोगों को क्लियर हो गई, तो मेटाफिजिक्स के बाद हम एपिस्टेमोलॉजी में जाएंगे। ठीक, एपिस्टेमोलॉजी में जब हम जाएंगे तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोगों को क्या चीजें मिलेंगी। एपिस्टेमोलॉजी में जब हम लोग देखते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, तो ज्ञान मीमांसा में इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने कहा है कि पहले से जो सिद्ध ज्ञान होगा वह सत्य नहीं इन्होंने माना है। ठीक है, कि पहले से कोई भी नॉलेज को अगर हम माने कि हाँ यही नॉलेज बेस्ट है, यही नॉलेज सही है, तो ये ऐसा नहीं मानते इसके बारे में। ठीक है, ये कहते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले हम उसको जानेंगे, समझेंगे, तब उसको सही तरीके से मान के हम उसको तब उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सर इसमें क्या है कि अपने अनुभव और विकल्पों के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त करेंगे उसको मानेंगे, पहले से फिक्स्ड को नहीं मानेंगे। हाँ, यही ना? जी, पूर्व स्वीकृत ज्ञान को इस सीमाओं में बंधा हुआ मानते हैं, इसलिए ये नहीं मानते और ये अनुभव और विकल्पों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही मान्यता देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर इतनी इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने नॉलेज की बात करी है कि नॉलेज कैसा चाहिए। तो इन्होंने नॉलेज की जब बात करते हैं तो नॉलेज में इन्होंने कहा है कि जो भी पहले से कोई भी जंक्शन या कोई भी बनाकर हमको देते और हम उसको उसी तरीके से मान लें, तो इन्होंने उसको नकार दिया है। इन्होंने कहा कि ना, ऐसी चीजों को हम नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा कि ज्ञान भावात्मक और वैयक्तिक अंतर, दोनों चीजों में अंतर को जो पैदा करके दिखाए समझाए वही होगा। और इन्होंने जब नॉलेज की बात कर रहे हैं तो नॉलेज में इन्होंने कहा कि कोई भी नॉलेज अगर आपको मिलेगा तो उस नॉलेज को मिलने से पहले उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो। इसीलिए कंसेप्ट आप चल रहा, इन्होंने कहा कि नॉलेज कैसे मिलेगा, सेल्फ को जानने से ही, स्वयं को जानने से ही हम लोगों को नॉलेज मिलेगा, या किसी को भी नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर हाँ बोलिए, कोई लोग बोलना चाह रहे हैं, बोले। सर आप क्या बोले हैं, भावात्मक और व्यक्तिगत? भावात्मक तथा अंतरवैयक्तिक संबंध को इन्होंने बोला कि ज्ञान जो है भावात्मक और अंतरवैयक्तिक, जो इंटरनल होता है ना, कि आपको इमोशनल और इंटरनल नॉलेज जो होता है वही ज्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है आपका। एक्टिविटी की बात करते हैं। जी ठीक, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं किसके लिए, नॉलेज के लिए। ठीक, नॉलेज के लिए इन्होंने कहा कि व्यक्तिकता के रूप में या सब्जेक्टिव विषय वस्तु के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ के रूप में इन्होंने ज्यादा ज्ञान, ज्यादा चीजें बताई है इन्होंने।
हम इपेस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इपेस्टोलॉजी में इन्होंने बोला कि ज्ञान के अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को घटनात्मक पद्धति के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? करके द एग्जिस्टेंशियलिज्म अप्रोच टू नॉलेज इज नाउ एज द फेनोमेनोलॉजिकल मेथड। किसको? फेनोमेनोलॉजिकल मेथड। ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल मेथड के रूप में जानते हैं। अब फेनोमेनोलॉजिकल मेथड होता क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रघटना शास्त्रीय। प्रघटना ठीक है, प्रघटना शास्त्रीय पद्धति। ठीक है, पद्धति इसको बोलते हैं, प्रघटना शास्त्रीय पद्धति के रूप में बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हम लोग को पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इन्होंने बोला है कि नास्तिक अस्तित्ववादियों को यह तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इसमें आपके बहुत सी चीजें अगर हमको मिलती हैं तो इसमें कहा कि हिडेगर और सार्थ द्वारा इच्छा और क्रिया के अपने दर्शन के अनुरूप अनुकूलित किया गया था। ठीक, तो ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है। कुल मिलाकर अगर नॉलेज की बात करेंगे तो इन्होंने नॉलेज के टाइप्स बताए हैं। वो टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वो टाइप्स हम लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनके नॉलेज के टाइप्स आप देख लो क्या है। सबसे पहले इन्होंने टाइप्स भी हम बताएंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि किसी भी चीज को बालक अगर करने चाहता है तो करने से पहले उसको चुनने का मौका दिया जाता है, कार्य करने का मौका दिया जाता है, सीखने का मौका दिया जाता है, इन सब चीजों को मौका दिया। कुल मिलाकर चॉइस की बात करेंगे। ठीक, चॉइस की, चुनने की जो बात करेंगे वो इपेस्टेमोलॉजी में आएगी। अब चुनने के लिए उन्होंने टाइप्स ऑफ नॉलेज बताए हैं। क्या बताए हैं? टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज नोट करिएगा। टाइप्स ऑफ नॉलेज की जब हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज में देखिए कितने ज्ञान के प्रकार की अगर हम बात करें तो ज्ञान के प्रकार इन्होंने कितने बताए। सबसे पहले इन्होंने बताया रेशनल नॉलेज। क्या बोला है? रेशनल नॉलेज। रेशनल नॉलेज की बात बताओ, रेशनल नॉलेज क्या होगा? किसी को पता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं तर्क संगत ज्ञान। क्या बोलते हैं? सही और गलत सोचना। तर्क संगत। अगर कोई गलत ज्ञान को भी तर्कों के आधार पर सही कर दे तब क्या करोगे? बताओ। कोई अगर आपको थिंकिंग बोल सकते हैं। कुल मिला के अगर पूछा जाएगा कि रेशनल नॉलेज के सोर्स क्या है तो इसका सोर्स थिंकिंग है। क्या है इसका सोर्स? इसका सोर्स क्या है? रेशनल नॉलेज या तर्क संगत नॉलेज की थिंकिंग है, विचार है। मतलब इसका प्रमुख सोर्स क्या है? विचार है। तो इसका सोर्स क्या है? ठीक है सर, अभी आपने पूछा कि अगर तर्क से गलत आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसमें दिया है, अस्तित्ववाद में ये बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तर्क, तो हम जो सार उसका प्राप्त, दुख भी प्राप्त होता है, उस यथार्थ को मानेंगे। तो आपको तर्क के आधार पर अगर गलत भी आए तो उसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि विचार ही सब बात का स्रोत है। बिल्कुल, यहां पर इन्होंने पहला पॉइंट तो क्लियर किया कि जब कभी रेशनल नॉलेज की बात करेंगे तो रेशनल नॉलेज हमें कहां से मिलेगा, इसका स्रोत कहां से मिलेगी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? तो हमें थिंकिंग से मिलेगी, विचार से मिलेगी, थॉट से मिलेगी, जिसको विचार बोलते हैं। थिंकिंग, ठीक, विचार हम बोल सकते हैं या सोच बोल सकते हैं, कुछ भी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे नॉलेज की बात इनको की तो दूसरा नॉलेज है आपका इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज की बात करेंगे। ठीक, इंट्यूटिव नॉलेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। अब इसका सोर्स क्या होता है? इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत क्या होता है बताओ? टेस्टमनी। टेस्ट करके
टेस्टोमनी होता है इसका। आंसर वर्ड्स टेस्टोमनी। मैंने वर्ड्स जो भी कहा गया बात होता है, आप तो आएंगे शब्द, आप तो आपने अदालत में देखा होगा ना, अदालत यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है, जो सहज ज्ञान होता है, वो होता है टेस्टमनी। टेस्टमनी का शुद्ध जो होता है गवाही देना ना, गवाही जो होता है जिसको एविडेंस बोलते हैं, गवाही को और हम क्या बोल सकते हैं, शब्द को जो होता है ना, वर्बल टेस्टमनी होता है, शब्दों के द्वारा किसी भी चीज को प्रमाणित जो हम करते हैं, मतलब जिसके द्वारा प्रमाणित किया जाए वही आपकी टेस्टमनी होती है। इसको सही से गवाही तो कहना साक्ष्य हो सकता है सर, साक्ष्य, इससे प्रमाणित किया साक्ष्य। साक्ष्य, साक्ष्य को ही भी तो प्रमाण ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद जब वर्बल टेस्टमनी, ये सॉरी टेस्टमनी आ गई, तो एक नॉलेज और बताते हैं, तीसरा। याद रखिएगा ये 3 नॉलेज आपके फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट वे में आते हैं आपका। फिर तीसरा होता है कि अथॉरिटेटिव नॉलेज होता है, अथॉरिटेटिव, ठीक, अथॉरिटेटिव नॉलेज होता है आपका, अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, अथॉरिटी होती ना, आधिकारिक ज्ञान, आधिकारिक सर, आधिकारिक ज्ञान, आधिकारिक ज्ञान, आधिकारिक ज्ञान। जैसे कोई जियो पास कराना हो, जियो पास कराने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसकी भी सिग्नेचर की आवश्यकता हो, या आप कोई यूनिवर्सिटी का लेटर आता है, तो वहां पे आधिकारिक ज्ञान के लिए जो अधिकारी होता है उसके द्वारा कोई भी चीज बताई जाती है। तो कुल मिला के जो अथॉरिटेटिव नॉलेज होता है, या किसके, इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स होता है इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड होता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, इनसाइड। जी सर, जब मैं कोई चीज को सोचता है, ठीक, इनसाइट। इनसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि। सर सूझ भी बोल सकते हैं, सूझ भी बोल सकते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि ही आपको एग्जाम में मिलेगा। साइकोलॉजी में भी है ना सर, इनसाइट वाली थ्योरी, अंतर्दृष्टि आएगा आपका। फिर आपका एक चौथा होता है रिलीव्ड नॉलेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड होता है REVALED, रिवील्ड नॉलेज की बात करेंगे, ठीक। रिवील्ड नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। रिवील्ड नॉलेज को हम लोग बोलेंगे, सर ये सेल्फ नॉलेज, क्या, ज्ञान सर, सौ का ज्ञान जिसको होता है, या सेल्फ डिस्कवरी जिसको प्रकट होना। रिवील्ड का मतलब होता है हम लोग के सामने जो आ जाए, ठीक है, आभासी। तो इसको रिवील्ड माने होता है कि प्रकट होना, ठीक है, प्रकट ज्ञान, यथार्थ ज्ञान सर, यथार्थ ज्ञान, प्रकट ज्ञान की बात करते हैं, रिवील्ड नॉलेज की ना। तो इसका क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है सेल्फ नॉलेज। क्या होता है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ, ठीक, सेल्फ नॉलेज, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान, आत्म ज्ञान। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाएगा, रेशनल नॉलेज, उसके सामने टेस्टमनी दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना है, और आप लोग इसको मैचिंग वाले क्वेश्चन की तरीके ही लिख के बनाइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। क्लियर है ये कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है, या एक क्वेश्चन ये रेशनल नॉलेज किससे संबंधित है, आपको थिंकिंग देगा, टेस्टमनी देगा, इनसाइट देगा, सेल्फ नॉलेज देगा। तो रेशनल नॉलेज को हमेशा सेल्फ नॉलेज से सब लोग जोड़ देंगे, तब वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो, जबकि थिंकिंग से ही रेशनल नॉलेज को लगाना है हमें। इंट्यूटिव नॉलेज होगा तो इंट्यूटिव नॉलेज के लिए आपको टेस्टमनी, तो इससे जो है आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो मैचिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा 1 2 3 4 क्वेश्चन, टोटल 5-6 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं यहीं से।
ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में बनेंगे उसकी भी संभावनाएं पूरा हम बताने का प्रयास करें कि आपने माइंड में मेकअप कर लो कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बनेंगे। क्लियर पॉइंट ये बताओ सभी को कितने? यस सर। ना क्लियर है कितने? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सियोलॉजी की, बात करेंगे इथिक्स और एक्सियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन यही बनते हैं और सब्जेक्ट में भी यही बनते हैं। बस ये है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते नहीं है, इसलिए नहीं हम लोग जान पाते कि कौन कहां से आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा है कि सब चीजें कहां से आती है। अब आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कि अगर इसकी एक्सियोलॉजी देखिए आचार्य मीमांसा में इसके, तो आचार्य मीमांसा में क्या क्या चीजें आएंगी हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें जो है इथिक्स आते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। तो किरकेगार्ड ने इस तरह की सोच पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि व्यक्ति मतलब यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपनी नैतिक पूर्णता और वहां अपना रास्ता खोजे। मतलब यह किसकी सोरेन किरकेगार्ड ने क्या बोला है? सोरेन किरकेगार्ड ने बोला कि यह व्यक्ति पर निर्भर करता है वह किस प्रकार की नैतिकता को ऑब्जर्व करेगा और कौन सा रास्ता चुनेगा। ठीक है। करेक्ट। सो किरकेगार्ड रिएक्टेड टू दिस वे ऑफ थिंकिंग बाय सेइंग दैट इट वाज अप टू इंडिविजुअल टू फाइंड हिज और हर ऑन मोरल परसेप्शन। ठीक है। क्या कह मोरल परसेप्शन एंड हिज और हर ऑन द वे, ऑन द वे देयर। मतलब किस रास्ते को चुने ये किस पर निर्भर करता है? स्वयं मनुष्य पर या स्वयं प्राणी पर निर्भर करता है कि उसको किस तरीके पर किस रास्ते में जाना है। क्लियर। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि पहले पॉइंट में कि मोरल परसेप्शन की बात करी है। मोरल परसेप्शन एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे? एग्जाम में यही की पॉइंट्स रहेगा, इसी को पकड़ेंगे। मोरल परसेप्शन, नैतिक पूर्णता की बात करेंगे ना। परसेप्शन नैतिक पूर्णता की बात करेंगे। नैतिक पूर्णता की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोरल परसेप्शन की। पहला पॉइंट हम लोग को पहला की पॉइंट मिल गया। ठीक है। हमसे पूछेगा कोई कि मोरल परसेप्शन की बात किसने कही है, तो आप बता सकते हैं किरकेगार्ड ने करी है। किसके? किरकेगार्ड ने करी है ना। किरकेगार्ड ने करी है, किरकेगार्ड ने करी है। ठीक है। क्लियर। किरकेगार्ड ने करी है। स्पेलिंग इसकी गलत है क्या? गलत है, गलत है। ठीक है। किरकेगार्ड ने, ठीक, किरकेगार्ड ने करी। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है आपकी यहाँ पर कि ये मोरल परसेप्शन की अगर हम बात करें तो सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद में बात करी। फिर इन्होंने और क्या बोला? इन्होंने बोला है कि मुझे उस सत्य को खोजना होगा जो मेरे लिए सत्य है, और वह विचार, उन्होंने बोला कि वह विचार जिसके लिए मैं जी सकता हूं या मर सकता हूं। ठीक है। ये किसने लिखा है? ये सोरेन किरकेगार्ड ने लिखा है। कह रहे कि आई मस्ट फाइंड द ट्रूथ दैट इज द ट्रूथ फॉर मी, द आइडिया फॉर which I can live or die, he wrote। ठीक है। यह किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है। किसने? किरकेगार्ड ने। किरकेगार्ड ने क्या लिखा कि मुझे उस सत्य को खोजना होगा। लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिए मुझे उस सत्य को खोजना होगा जो मेरे लिए सत्य है। लिख लीजिए। हो गया सर। हाँ, मुझे उस सत्य को खोजना होगा जो मेरे लिए सत्य है, वह विचार जिसके लिए मैं जी सकता हूं या मर सकता हूं। ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने ऑथेंटिसिटी और ह्यूमन फ्रीडम की बात करी है। किसकी बात करी है?
ऑथेंटिसिटी की बात करिए और फ्रीडम की बात करिए। ठीक, फ्रीडम, इन दो चीजों की बात करिए। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता। ठीक, और फ्रीडम का मतलब तो जानते ही हैं, स्वतंत्रता। इन दोनों की बात करें यहाँ पर, जब इतनी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली तो अब बचता क्या है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि किसी की स्थिति के लिए चीजों को कैसे समझना चाहिए और उनके संबंध में कैसे कार्य करना चाहिए, यह हमें कौन बताता है, हमें अस्तित्ववाद बताता है। ये एक्सियोलॉजी के अंतर्गत ये सब चीजें आएंगी आपकी। क्लियर है, पॉइंट बताओ। सर ये प्रामाणिकता की बात किसने की थी? ऑथेंटिसिटी की बात करिए ना, कि किसी भी चीज को प्रामाणिकता प्रमाणित करने के आधार पर, उन्होंने प्रमाणित करने के लिए बोला कि जब स्वयं से हम प्रमाणित कर लेंगे किसी भी चीज को, तब हम उसको ज्यादा अच्छा मानेंगे हम। क्लियर, बताओ। सर वो इसके पहले जो आपने वो कोटेशन बताया था वो किसका था? मुझे सोरेन उस किरकेगार्ड का शब्द को था, खोजना होगा। सोरेन किरकेगार्ड का था। ओके, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो एम्स होते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग कैसे होनी चाहिए, और भी चीजें जो होती हैं, टीचर कैसा होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस अब करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक, शिक्षा के उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि कुल विकास, टोटल डेवलपमेंट बोला है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला है, टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट, ठीक है, पहले पॉइंट ये बोला। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करी है। किसकी, सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करी है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या बोला, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की बात करी है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की बात करी है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे पॉइंट पे क्या बोलते हैं, चौथे पॉइंट पे इन्होंने बोला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी है। किस पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड, ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड, पहला क्या लिखे थे सर, बोल दीजिए, दिख नहीं रहा। बोल रहे हैं। पहला क्या? पहला था आपका टोटल डेवलपमेंट, दूसरा था आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, तीसरा था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट है, चौथा आपसे बोल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आपका। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला इन्होंने। क्या बोला है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला है। ठीक, या सेल्फ कॉन्शियस ही लिखो आप, नेस नहीं लिखो, सेल्फ कॉन्शियस, जिसमें आत्म जागरूकता की बात बोली, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात बोली इन्होंने। किसकी, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात बोली। तो इतनी चीजें हम लोग को एम्स ऑफ एजुकेशन में इनके देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। जब हम इनके करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में ये मुख्य रूप से चीजों को, सभी सोशल साइंस को भी मानते हैं, साइंस को भी मानते हैं ये, और मैथ्स को भी मानते हैं, आर्ट्स एंड म्यूजिक को भी इन्होंने माना है, लाइफ लिटरेचर, मतलब कुल मिला के उन्होंने सभी चीजों के नॉलेज के बारे में बताया। तो करिकुलम
करिकुलम में सभी प्रकार के नॉलेज को बताया है, सभी विषयों को शामिल किया है। करिकुलम में इन्होंने सभी विषयों को शामिल किया है। फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेथड्स ऑफ टीचिंग की। मेथड्स ऑफ टीचिंग। जब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने कैसी बताई है? इंडिविजुअलाइज मेथड्स को बताया है। मतलब कि इसमें जो मेथड्स पे फोकस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने इंडिविजुअलाइज मेथड्स के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड मेथड को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअलाइज मेथड क्या बोलते हैं? केंद्रीय, मतलब कि व्यक्तिगत पद्धति जो होती है उस पर ज्यादा इन्होंने दिया है कि व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा जो भी टेक्निक ट्रिक्स बनाई जाएंगी उसके इन्होंने स्वगति को, जिसको सेल्फ पेस्ड बोलते हैं, और सेल्फ डायरेक्शन और सीखने की विधि पर ध्यान दिया है। ठीक है, किस पर दिया है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग। हाँ, सेल्फ पेस्ड किया है इन्होंने, सेल्फ पेस्ड एंड सेल्फ डायरेक्शन, स्वगति और स्वनिर्देशित। हाँ, सेल्फ डायरेक्शन के सीखने पर ज्यादा जोर दिया इन्होंने। डायरेक्शन लर्निंग मेथड, इसको कंप्लीट कर लो। लर्निंग मेथड, लर्निंग, हिंदी वाले भी लिख ले। हिंदी वाले लिखेंगे स्वगति और निर्देशन सीखने की विधि। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्वगति और स्वनिर्देशन सीखने की पद्धति या विधि। ठीक है, इन्होंने ये किया। फिर इन्होंने लेक्चर मेथड को ही माना, इन्होंने डिस्कवरी मेथड को ही माना, इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड को ही माना, और इन्होंने प्रयोगशाला मेथड को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये दोनों और सब लोगों से अलग थी, इसलिए इन दोनों को लिखना बहुत जरूरी था। क्लियर? बताओ, इतनी चीजें पॉइंट क्लियर सबको ना? और भी इसमें बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे केस स्टडी मेथड मिलेगा, साइंटिफिक मेथड मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड मिलेगा, रिजेक्ट ग्रुप मेथड मिलेगा कि समूहों को अस्वीकार कैसे करें, रिजेक्ट ग्रुप, ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड इसमें मिलेंगे। ठीक, क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें जो है एग्जिस्टलिज्म में हम लोगों को दो पार्ट्स पढ़े थे ना, दो भाग इनके थे, दो भाग में एक ईश्वरवादी थे, एक अनीश्वरवादी थे। तो इसमें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी की बात करी है। क्या बोला है? एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी की बात बोली है। ठीक, तो इतनी है मेथड्स ऑफ टीचिंग में, यहाँ पर इतनी चीजें बोलते हैं यहाँ पर। अब टीचर के लिए इन्होंने क्या बोला है ये भी सुन लेते हैं। तो टीचर के लिए उन्होंने बोला है कि शिक्षक की भूमिका जो होगी वह छात्रों को उनके जीवन में आने वाले विभिन्न रास्तों में जो प्रॉब्लम होंगी उनको बताने का तरीका उनको बताया जाएगा, और उनको कैसे ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में अपने आप को कैसे उनसे लड़ाई करनी है या कैसे उनसे लड़कर आगे बढ़ना है उसके लिए बताते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अस्तित्ववादी मुख्य रूप से 4 विशेषताएं शामिल होती हैं, जिसमें एकाकी, सुख दुख, एकाकी का संघर्ष, का सुख दुख, फिर इसके सार मिलेगा। ठीक, तो बहुत सी चीजें इसमें ये पूरी की पूरी स्केच इसमें खींचकर बताते हैं। अब मेन बात होता है इसमें डिसिप्लिन, अनुशासन क्या होता है। तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सेल्फ डिसिप्लिन में इन्होंने असफलता और असफलताओं के बावजूद हार ना मानने की क्षमता दी है, जिसमें इन्होंने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एबिलिटी टू रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन की बात बोली है। ठीक है, मतलब आत्मनियंत्रण की बात बोली है। फिर उन्होंने विकर्षण, विरोधों को खत्म करने की क्षमता की बात बोली है। फिर बार बार कहें ट्राइंग ओवर एंड अगेन, ट्राइंग
ओवर एंड अगेन की बात, मतलब बार बार कोशिश करने की बात बोली है। फिर बोला इन्होंने ओवरकम परसेप्शन की बात बोली, मतलब कि जब कोई इनका कहने का मतलब है, इनका जो पॉइंट बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि जब कभी कोई देर होती ना तो उसको झेलने की या उसको कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, वो काम 1 दिन में नहीं हो रहा, 2 दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन में नहीं हो रहा, तो वो जो झेलने की क्षमता हम लोगों में होनी चाहिए, वही ये कहता है अपने डिसिप्लिन में, कि किसी भी चीज को झेलने की क्षमता, जब कुछ दिन हम लोग झेल ले जाएंगे तो वो काम हमारा हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर पॉइंट इतने? बताओ। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सुबह जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पेपर का जो हम लोगों ने इंडियन लॉजिक पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अभी थोड़ी देर में इंडियन लॉजिक को, ताकि सुबह जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर लाइव होगा 6 बजे, और ज्वाइन 6 या सवा छह नहीं 6:30 बजे करेंगे, 6:15 से 6:30 के बीच में, जिससे आप लोग आराम से उठकर उसको ज्वाइन कर सको। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? मनोज सर, हाँ एक बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ, आपने एक बताया था, कोई डेकार्ट ने ये माना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, आपने एक कोटेशन बताया था ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये तो आइडियलिज्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले थॉट आ रहा है, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और जब इसी चीज को हम अस्तित्ववाद में पुट अप करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस बदल जाएगा। यहाँ पे ये है कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। ना ना, इसमें किताब में कहाँ मैंने से कई पढ़ा किताबों में देखा है, इस किताबों में तो ऐसा नहीं दिया है। इन किताबों में सीधा दिया और कि मैं ये ना सोचता हूँ अतः सर मैं हूँ, क्वेश्चन आया था, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये देकार्ते का कथन है, जबकि आप अस्तित्व हाँ देखा हुआ मिलता है। नहीं सर, इसमें कोई वो नहीं है कि डेकार्ट ने ही बोला है, उनकी सेंटेंस है। बट इस चीज को अगर हम मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रही हूँ कि अगर ये पूछता है कि ये किसका है, तो ये आइडियलिज्म में जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सोचता हूँ बिल्कुल जाएगा इसमें, इसी चीज को। हाँ बिल्कुल जाएगा उसमें, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले थॉट को लिया है। तो इसलिए आपका बिल्कुल हाँ, सही कथन है कि अगर इसको आदर्शवाद, अगर हमारे सामने अस्तित्ववाद विकल्प नहीं आएगा और हम आदर्शवाद में रखने की इच्छा रखते हैं, तो बिल्कुल वो आदर्शवाद में जाएगा। और ये जो आपने और लाइन बोली ना, जब ये तो इन्होंने सबसे अस्तित्ववाद पहले में थॉट की आएगा ना, बात तो बोली, ये बदल इसीलिए जाएगा। है, बिल्कुल सही है। जब ये अस्तित्ववाद में आएगा तो ये बदल जाएगा कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। बिल्कुल नहीं बदलेगा, पहले नहीं, मैं बदलेगा नहीं, हाँ ना, बदलेगा नहीं बदलेगा कहीं ना, पर। प्रूफ कर बदलेगा ना सकते मैडम। इसको। किसी नहीं देखिए, मैं जब वो कोई अगर बोलता है घुमा ना, के देता है तो कोटेशन तो नहीं बदलता है, कोटेशन नहीं कोटेशन नहीं बदलेगा। कोटेशन हाँ की बात नहीं, ये लाइन ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं ना, बनेगी कि जब वो विकल्प चुनता है, वो तर्क के माध्यम से पहले सोच लेता है, और जब वो जान जाता है कि ये निर्णय जो मैं लूंगा, मैं इसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तभी वो करेगा। ये लाइन की वजह से डेकार्टे ने लाइन दी है, वो लाइन हाँ, कभी तो भी जो ये चेंज होने के बाद कभी नहीं होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ ये पर नहीं इनकी होगा, ये कोटेशन नहीं आइडियलिज्म के बदलेगी, अकॉर्डिंग है, नहीं इनकी ये कोटेशन नहीं आइडियलिज्म के बदलेगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब कभी ये कोटेशन आएगा तो हाँ, ये आदर्शवाद जो डेकार्ते की बात कर रहे हैं, डेकार्ते बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी के, ये जैसे क्वेश्चन हीगल आया है। है सर। जी जी, तो ये दोनों में कॉमन है, मैम आप प्लीज वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका। भेजिएगा जरूर, ठीक है? सर ग्रुप सर में आपने डाल अभी दीजिएगा। सर आपने अभी बोला कि मतलब अस्तित्ववाद का ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम आदर्शवाद का हाँ डालें। तब हाँ आदर्शवाद लगाएंगे, बिल्कुल ये चीज है। वहां पर अस्तित्ववाद नहीं रहेगा तब आदर्शवाद लगाएंगे, क्योंकि स्व की सिद्धि ना मेन चीज है। स्व की बात जहां भी आ गई, मैं सोचता हूँ अपने बारे में, स्व की बात आई, तो अस्तित्ववाद डेफिनेटली लगेगा। अगर वो नहीं है देन मैं अगर आ गया तो अस्तित्ववाद आएगा, लेकिन जब थिंकिंग जुड़ गया ना मैडम, तो आइडियलिज्म आ जाएगा। मैं बस इतना बोल रही थी। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन वो जो आपने चेंज किया ना, वो चेंज करते ही एसोसिएट ही नहीं हो रहा है मैम, थोड़ा सा नहीं, उसको ध्यान एसोसिएट करने की बात नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि ये कोटेशन नीचे नहीं दिया है, ये कोटेशन केवल बदल दिया जाएगा। मैं सोचता, जैसे मैं हूं इसलिए सोचता हूं,
ये कंडीशन अगर हाँ। लगा दी जाए, मतलब मान लिया हाँ, जाए कि ये मैं बस ये बोलना चाहती किसी कोटेशन नहीं ले रहे, बेल जैसे मैं तुम में हो तुम हाँ, मुझ में हो, एक गाना ले लिया और वैसे हाँ, इन्होंने लगा गाना दिया है। कि मैं हूँ बस इसलिए मैं सोचता हूँ। तो वही सबसे बोलना पहले चाहती है इस संसार में है, जब इसकी बात करेंगे तो ये इसमें नहीं जाएगा। ये आपका अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। तो सबसे पहले नेचरलिज्म ही तो कहेगा कि मैं हूं, नेचरलिज्म तो कहेगा, प्रकृतिवाद तो ही कहेगा कि ये संसार पूरा का प्रकृतिवाद पूरा कहेगा एलिमेंट से सर, बना है। बिल्कुल। जी, जब एलिमेंट से बना तो अगर इसलिए ये मैं गलती हूँ, से निकल मैं गया हूँ इसलिए मैं अस्तित्ववाद। सोचूंगा। अब इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है, उससे भी नहीं जुड़ेगा। नेचरलिज्म से इसको हम जोड़ सकते हैं या फिर इसको हम जी, जी, यथार्थवाद वही में भी मैं ले कह रही सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब कंफ्यूजन हूँ। हाँ, की स्थिति हो यथार्थ से जाएगी। ले सकते हैं, यथार्थ से ले सकते हैं, मैं हूँ इसलिए मैं सोचती हूँ, ये ले सकते हैं यथार्थ हाँ, से। ये लेकिन यथार्थवाद से ज्यादा बेहतर वही रहेगा। कोटेशन क्यों नहीं चेंज करेगा, क्यों वो बस रहेगा? ऐसे ही एज ए सेंटेंस दे देगा। हाँ, हाँ, सेंटेंस देगा तभी भी मैम हो जाएगा, तब आपको प्रकृतिवाद या यथार्थवाद कनेक्ट करेगा। हाँ, मैं हूँ तब इसलिए मैं यथार्थवाद सोचता क्यों हूँ, कनेक्ट अगर करेगा? ऐसा क्योंकि लाइन बना दिया। यथार्थवाद इंद्रियों के द्वारा, अब किसी भी चीज को मैं हूं इसलिए, तो मैं हूं कैसे? अपनी इंद्रियों के द्वारा मैंने जाना और उन्होंने इंद्रियों को ही ज्ञान का द्वार बताया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल आपका भविष्य के लिए। अगर आप जैसे आप लोग आगे बढ़कर जाओगे और आप लोग क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट करोगे तो बच्चा वहां पर केवल किताबी ज्ञान नहीं लेगा, व्यावहारिक नॉलेज को भी जोड़ेगा एक दूसरे, तब जाके उसका और भी अच्छे तरीके से विकास होगा। बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, अच्छा सर, जहाँ हम लोग किसी भी चीज को मानते हैं, कि जैसे मान लिया ये वर्ड आ जाता है, तो वहां पे क्या वो भ्रम वाला सिचुएशन आ जाता है, जैसे हम लोग सांख्य वगैरह में पढ़े थे जब कभी हम सत्यकारवाद में। मानेंगे तो मानने में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन जहां पर अप्लाई होगी तो वहां अस्तित्ववाद आएगा, चुनने की कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए चॉइस की बात मैंने बताई ना, जब कभी चॉइस की बात आए इसको चुनूं कि उसको चुनूं, तो अस्तित्ववाद में ही आप हाँ, आ जाओगे घूम फिर के। क्योंकि इसी को संकटकालीन दर्शन भी कहा गया है। इसी को जो हाँ, है सब लोग अपने अस्तित्व को चुनते हैं, चुनने को कि अपने आप को सिद्ध करना। अब किस रास्ते पर जाए कि हमारा रास्ता सही हो और हमें सफलता मिल जाए, तो ये अस्तित्ववाद तो बताता है सर लोग। तो सर जैसे नॉर्मली वे में अगर हमें मानना रहे तो हम यही कहेंगे ना कि वहां भ्रम रहता है, कि कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी रहता है। तो इसीलिए तो जब कभी कुछ भी रहता है तो चुन चॉइस के लिए उन्होंने सबसे पहले एग्जिस्टेंस इसीलिए की बात तो बताई है। रेशनैलिटी को माना, रेशनल नॉलेज इसीलिए यूज किया ना, कि वहां जी भ्रम की स्थिति को हाँ, तार्किकता कसौटी पर कसा जाए, तब जाना जाए, हाँ, माना जाए कि कोई चीज हाँ ना। बिल्कुल। एक एक हाँ, लाइन थी, कल पढ़े थे मनोज जी, ये था कि प्राचीन यूनानी दर्शन में कौन सा ऐसा दार्शनिक था यूनानी जो अस्तित्ववादी था। तो इसका मुझे आंसर मिला वहां पे, सुकरात। सुकरात जो था वो प्राचीन यूनानी अस्तित्ववादी दार्शनिक माना जाता था, क्योंकि ये जो है ये सब तो मतलब यूनानी नहीं थे, इसलिए ये सब तो अनिश्वरवाद ईश्वरवाद जो भी मानते थे। यूनान में अगर पूछा जाएगा अस्तित्ववादी कौन था, तो वो सुकरात को माना जाता है। ये मैंने पढ़ा है कल। ठीक, तो उसमें यहाँ पर केवल अगर किसी कंसेप्ट को पकड़ लेना है और उस कंसेप्ट के आधार पर जो फिट बैठेगा उसको हमें मान लेना है। ठीक है, जी, क्लियर जी, है यहाँ पर ये पॉइंट? तो यहाँ पर इतनी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। कल से हम सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मॉर्निंग वाले बैच में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जी, क्वेश्चन जी, पेपर ही सॉल्व करेंगे और इवनिंग वाले क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, समाजशास्त्र की शुरुआत हम लोग कर लेंगे। क्लियर? जी, चलिए जी चलिए, सर। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड जय नाइट सर। हिंद। शुभ रात्रि सर। जय हिंद सभी को।